हमें पता था कि इन्होंने लापता लेडीज़ में काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एम बोले तो ये तो दिहाड़ी एक्टर है, इसको बुला लो, कोई कुछ भी काम कर लेगा। जैक जी, पहले तो ये बताइए क्लाउडिंग होती क्या है, हमारे कई दर्शकों को नहीं पता होगा। तो मुझे ना पहले थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब, लेकिन आमिर खान प्रोडक्शन का भी है तो एक दुविधा में था। लेकिन तो रावण फिल्म के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो रावण फिल्म में शूटिंग के दौरान एक बार एक ट्रक का उनका हादसा हो गया था, मतलब प्रतिभा रांटा को थप्पड़ मार दिया था उन्होंने, वो तो थप्पड़ खा ही नहीं रही थी वो। क्योंकि अभी पीछे एक साउथ के प्रोड्यूसर ने कहा था कि बॉलीवुड बांद्रा से आगे सोचता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। गाना लिखते हैं, कंपोज करते हैं, गाते भी हैं। जिया में धधका उठा रे, मनवा में टीस लगा रे। मेरी अंदर एक बहुत, जिसको बोलते हैं, अगर आप उस वर्ड को म्यूट कर दीजिएगा। म्यूट करने वाला वर्ड कोई और था, वो चला गया। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो, और हमारे साथ है भास्कर झा। इनका एक परिचय, छोटा सा परिचय ये है कि ये एक्टर है। छोटा सा मतलब इनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा पहलू है वो। हम इनसे एज एन एक्टर मिलने आए थे, हमें पता था कि इन्होंने लापता लेडीज़ में काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इनको जब कॉल करते हैं तो लापता लेडीज़ का ही गाना आपको सुनाई पड़ता है, तो मुझे वो थोड़ा सा स्वीट सा लगा। मैंने कहा भी अपने साथी से कि यार ये मज़ेदार है। अभी हाल ही में आपने इनको दुपहिया सीरीज़ में देखा होगा, पर ये इनके काम का एक छोटा सा पहलू है। इसके अलावा ये बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, दिल्ली के रंगमंच से लेकर मुंबई की माया नगरी तक। इन सब पर हम इनसे ओवरऑल बात करेंगे। स्वागत है आपका भास्कर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद। मैं एकदम अच्छा हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा कि ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एम बोले तो, क्योंकि ये किसी भी सेटअप में जब नाम होता है ना, तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और कॉमर्स में ये बताया था कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन इज़ अ टूल ऑफ बीइंग सक्सेस इन अ बिजनेस। तो मुझे ये जब आपने बताया तो मैं आपको सुन रहा था, और ये लोगो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। मज़ा आएगा। जी जी बिल्कुल, हाँ मज़ा आएगा आपसे बात करने में भी। जी। हम शुरू से ही शुरू करते हैं, जैसी परिपाटी है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों ने आपका काम देखा है, पर आपके रूट्स के बारे में बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे आई थिंक। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अभी, हमारी आपकी मुंबई में मुलाकात हो रही है, पर कहाँ से आप आए हैं, आपकी क्या जर्नी रही है, ब्रीफली से बता दीजिएगा प्लीज। मैं मधुबनी, बिहार में एक गांव है भोजपंडोर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी सरकारी केंद्रीय विद्यालय में काम करते थे, और पीजीटी हिंदी टीचर थे, और प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो काफ़ी ट्रांसफरेबल जॉब था उनका। तो मेरा जन्म वैसे घाटशिला एक जगह है जो अभी धनबाद के पास है, मतलब झारखंड में, तो वहाँ हुआ था। और मैं बंगाल आ गया था, तो 14 साल बंगाल में रहा मैं, कूच बिहार में। वहाँ 9th तक पढ़ाई की, और उसके बाद दिल्ली में आया। दिल्ली में आके मतलब 10th ऑनवर्ड वहाँ पे पढ़ाई की, और फिर केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार जनकपुरी, और वहाँ से फिर मैं वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन किया। वहाँ थिएटर की शुरुआत की, और फिर तकरीबन 7-8 साल, और मतलब 10 साल थिएटर किया वहाँ पे। और काफ़ी जर्नलिज़्म में भी काफ़ी मतलब काम किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज़्म का कोर्स किया, और दूरदर्शन में, जनसंदेश न्यूज़ चैनल में। तो ये एक जर्नी रही है। और थिएटर मेरा चलता रहता था, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का मन था, तो तकरीबन 6-7 बार मैंने ट्राई किया होगा। और उसके बाद फिर लॉकडाउन, मतलब आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन की तरफ अगर हम आते हैं, तो लॉकडाउन के दौरान ही लापता लेडीज़ का ऑडिशन दिया, और वो फिल्म मुझे मिली, और फिर यहाँ आ गया, मुंबई आ ऑडिशन पे गया। आएंगे हम अभी। जी एनएसडी में आपने बताया कि आपने 6-7 बार ट्राई किया, जी। पर आपने एनएसडी के लिए काम तो बहुत सारा किया है। हाँ, चूँकि क्या होता है ना कि हम गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे बहुत काम करते हैं। तो अभिलाष पिल्लई सर वहाँ के बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बार एक प्ले किया था लॉरेम इप्सम, और वो एक हवाई जहाज़ है वो जो ब्लैक होल में चला जाता है, उसकी एक जर्नी थी। तो उस पे, और राजेश तेलंग जो बहुत फेमस एक्टर हैं, तो वो वहाँ उन्होंने वो नाटक लिखा था, क्योंकि वो मतलब एक एक्टर भी हैं और लेखक भी हैं। तो ग्रेजुएशन उनका जब होता है, 3 साल का जो कोर्स होता है, तो उसमें डिप्लोमा उनका उनका मतलब उनका एक प्रोडक्शन होता है, उसमें फाइनल ईयर प्रोडक्शन होता है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि
एक प्रोडक्शन मतलब गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे मैं एक्टिंग भी कर रहा था, तो वहाँ के दोस्तों से दोस्ती हो गई। तो उसमें से एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक प्ले है और जो वो करना चाहती हैं, और एन इंस्पेक्टर कॉल्स एक प्ले है जेबी प्रिस्ले का, वो एक डिटेक्टिव प्ले है। तो उस पे उन्होंने कहा कि मुझे इसको ट्रांसलेट करना है और परफॉर्मेंस टेक्स्ट लिखना है, तो तुम लिख दोगे? क्योंकि उनको मैंने कुछ 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 कविताएँ लिखी और मैं कविताएँ लिखता था, और मैंने बहुत सारे नाटक मतलब स्टोरी से अडेप्ट करके ट्रांसलेट करके लिखे हैं। तो वो मैंने उनको दिखाया, कुछ अपना काम दिखाया, तो उन्होंने बोला कि एक प्ले मेरे लिए भी लिख दो। तो मैंने उनके लिए प्ले लिखा। तो एक तरफ मैं मतलब अभिलाष सर के प्ले में एक्टिंग भी कर रहा होता था, फिर डिप्लोमा प्रोडक्शन में प्ले भी लिख रहा हूँ। एक दोस्त ने बोला कि यार प्रोजेक्शन करना है, वो कर देगा। मैंने कहा, तो मतलब ऐसे थे कि कुछ लोग मुझे बोलते थे कि ये तो दिहाड़ी एक्टर है, इसको बुला लो, कोई कुछ भी काम कर लेगा। तो दिल में चुभती थी वो बात। तो उसको एक होता ना कि उसको कभी भी उस तरह से नहीं लिया कि यार तेरी कैसे, तूने कैसे बोल दिया, क्योंकि हम तो हैं दिल्ली के, गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता है। उस गुस्से को ना परफॉर्मेंस के थ्रू निकालते थे हम, क्योंकि हम ये सोचते थे कि यार अगर दिहाड़ी मजदूर बोल भी रहा है तो बोल ले भाई, कोई टेंशन नहीं है। और काफ़ी एक बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ना ऐसे देखते थे कि ये तो मतलब बस बुला लो, इनको करवा लो, इनका कुछ होना जाना तो है नहीं। कई बार मतलब ऑडिशंस के टाइम पे से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि आपको ऐसे बता दिया जाता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। टीचर्स मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो नाटक भी लिख रहे हो, तंज मारते थे कि तुम तो एनएसडी का डिप्लोमा लिख रहे हो, तुम तो एक्टर हो गए एस्टेब्लिश, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो कोचिंग सेंटर खोल लो और एनएसडी की तैयारी कैसे करते हैं वो करवाओ, पर तुम्हारा खुद का तो हुआ नहीं कभी। ऐसे करके बहुत मजाक। और कई बार चलते ऑडिशन में जब उनका उनका टेस्ट होता है ऑडिशन में, उसमें भी करते थे। तो काफ़ी बुरा लगता था। और ये ना हमेशा से एक मेरे दिमाग में हवा बन गया था कि एनएसडी नहीं करूँगा तो कुछ जीवन में होगा ही नहीं। और एनएसडी से कोई निकल रहा है उसको दादा दादा बोल के कि ये, और मेरे यार दोस्त मुझे बहुत गाली देते थे कि यार तू तू तो अच्छा एक्टर है और खुद पे काम कर। मैंने एक संवदिया सोलो प्ले में भी एक्टिंग की और उसको लेके ट्रैवल किया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि कभी ना कभी जब भी एनएसडी की तरफ जाऊं तो यार इससे पास आउट होना है। क्योंकि इरफान खान हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए, ओमपुरी, ये सारे एक बेंचमार्क है। आप दिल्ली जाएंगे ना तो ये सारे एक्टर्स जो जुझारू हैं बहुत। आप मंडी हाउस एक जगह है, तो मैंने ना बहुत थिएटर किया है मंडी हाउस में, और वहाँ के डायरेक्टर्स के साथ बहुत सारे एक्टर्स हैं, सुकुमार टुडू हो गए, दिनेश खन्ना जी हो गए, सुमन कुमार, अभिलाष पिल्लई, कीर्ति जैन, अश्वथ भट्ट, इन सब के साथ मैंने बहुत काम किया है। फिर मैंने क्लाउनिंग भी सीखी अश्वथ भट्ट से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब अब तो नाम भी वो सारे लोग अब मुझे बहुत मानते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसने मेरे। लेकिन उस वक्त जब मुझे ज़रूरत थी तो किसी ने मतलब उस वक्त मोटिवेशन तो देते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है मतलब तुम्हारा हो जाएगा, है ना। या उस वक्त एक ज़रूरत थी मुझे कि एनएसडी चाहिए था। पर अब मुझे ऐसा लगता है पीछे कि मैंने बहुत समय कई बार लगता है कि वेस्ट कर दिया क्या, क्योंकि लोग बाग अब बोलने लगते तू मनोज वाजपेयी है। मैंने कहा मनोज वाजपेयी है भाई, है हमारे बिहार के ही है, हमारे लिए मोटिवेशन है। बट मैं क्यों बोलूँ कि मैं मनोज वाजपेयी हूँ, मैं भास्कर झा हूँ। उनकी अपनी पहचान है, तो मेरी भी पहचान बननी चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी संस्था से नहीं हैं या हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब मैं लापता लेडीज़ के लिए सेलेक्ट हुआ तो किरण जी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने पीछे क्या काम किया है, वो ऑडिशन ही मेरे लिए एक पैमाना था उस फिल्म को करने का। राइट जी। तो आपने ऐसा कितना समय दिया दिल्ली रंगमंच को? 10 साल से ज़्यादा, 2007 से 10 साल कर रहा हूँ से। थिएटर। लिखा भी खूब, लिखा भी बहुत, राइटिंग भी एक आपने। मैंने बहुत काम किया। मैंने मतलब मेरा ना क्या है कि वहाँ पे ना दूरदर्शन के बगल में एक, अब तो वो दुकान बंद हो गई है, एक पकौड़ी बेची थी आंटी, तो अन्ना की रसोई थी वो बोला जाता था उनको। और वो जगह जो है बंद हो गई है। अब वहाँ पे हम लोग बैठ के मतलब वहाँ रॉबिन सर भी आके बैठते थे कई बार, तो चाय वाय पी रहे हैं, और मैं लैपटॉप बैठ के और कंटेंट लिखता था। मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर था, क्योंकि मैं जब जनसंदेश मीडिया जब मैंने ज्वाइन किया था तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने भारतीय विद्या भवन वहीं बाराखम्मा रोड में है, वहाँ से मैंने कोर्स किया था 1 साल का। उसके बाद फिर मुझे दूरदर्शन में इंटर्नशिप किया, और जनसंदेश में ज्वाइन करने के बाद मैंने एक केपीओ है इनोडेटा आइसोजेन, वहाँ भी काम किया। तो
कंटेंट के बारे में बहुत पता लगा, कंटेंट राइटिंग क्या होती है। और उसके बाद फिर मैं mediamuggles.com में आया, संजय सलील जी की कंपनी थी। तो वहाँ पे मैंने एज ए सब एडिटर काम करना शुरू किया, और उसके बाद थिएटर बतौर करता रहा। तो मैं ना कई बार क्या होता था, जब मैंने सब जॉब वॉब छोड़ दी, क्योंकि एकदम से गुस्सा हो गया था मैं कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तब जब मैंने क्लाउनिंग वर्कशॉप शुरू की और थिएटर दोबारा से शुरू किया फुल टाइम, मतलब जॉब छोड़ने के बाद, तो भी खर्चा तो चलाना है और घर वालों को भी दिखाना है। तो मैं ट्रांसलेशंस करता था, वॉइस ओवर्स करता था, डबिंग करता था, और डबिंग स्टूडियो में जाके उनकी स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करना, पूरी फिल्म ट्रांसलेट की है मैंने। मतलब फ्रेंच मूवी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इंग्लिश मूवी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो इस तरह के ना मल्टीपल टास्किंग मैंने बहुत किया था। तो मेरा मजाक मेरी बहन उड़ाती थी कि तू जैक ऑफ ट्रेड है बट मास्टर नथिंग बनेगा, तू करता तो सब कुछ है, एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ तो कर। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो काम ही यही है, तो ये सब छोड़ और प्रॉपर जॉब कर और मतलब सेटल हो जा, जो भी है तेरे सारे दोस्त सेटल हो रहे हैं, बच्चे हो गए हैं, ये हो ब्ला ब्ला। पर वो सब, और तब भी ना मन में इच्छा तो होती थी कि मुंबई आ जाऊं, और सारे यार दोस्त जो मुंबई आ चुके थे तो वो सब बोलते थे कि आजा आजा। लेकिन एक होता ना कि मैं जब भी आता था ना तो भागता था यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो भीड़ है, और एक कंफर्ट जोन में हमेशा रहा। लेकिन लापता लेडीज़ जब मुझे मिली तो एक कंफर्ट जोन टूटा मेरा, क्योंकि लापता लेडीज़ के बाद अभी भी काफ़ी वक्त ऐसा बीता है कि काम ही नहीं है। और जैसे अभी आपने कहा कि सजनी रे गाना, तो वो इसलिए भी है कि लोगों को याद रहे कि भाई ये वही एक्टर है, कि लोग भूल जाते हैं वो जल्दी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक लर्निंग भी है कि आप एक बड़ी फिल्म का हिस्सा होने के बाद भी आप ये मत सोचिए कि आपको मतलब सक्सेस मिल गया, अब तो काम आपको धड़ल्ले से मिलेगा। अभी भी ऑडिशंस देता हूँ, यही कमरा है, इसी कमरे में ऑडिशन बनाता हूँ, रिजेक्शन अभी भी फेस करना पड़ता है, दुखी भी होता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ, ये समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। डायरेक्टर के पास डायरेक्टली चला जाऊँ, वो भी करके देख लिया, अनुराग कश्यप जी से मिला, हंसल मेहता जी से मिला, इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मुझे लगता है कि आप रैंडमली किसी पार्टी वार्टी में मिलके आप किसी से काम नहीं मांग सकते। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आदमी मैनेजर रख ले, लेकिन मैनेजर भी आपको तभी काम दिला पाएगा जब लोग आपको पहचानेंगे। पहचान तो रहे हैं, बट हाँ ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बदली नहीं है, चीज़ें बहुत बदल गई है। अब ये वो दिल्ली वाला एक्टर नहीं रह गया हूँ मैं। अब मुझे भी मतलब लोग पहचानते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर भी सोच समझ के फ़ोन करता है कि इस कैरेक्टर के लिए आपको मैं कॉल नहीं करूँगा। तो काम अब क्वालिटी वाला काम आता है, क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। पहले तक मतलब ये था कि थिएटर का भी काम आ रहा था ऐसे बाकी, तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं भी इसीलिए होपफुल हूँ कि शायद इसलिए वक्त लग रहा है लापता लेडीज़ के बाद भी कि अभी और अच्छा काम करना बाकी है। और वो समय शायद सबको ही लगाना पड़ता है, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी या बाकी जितने एक्टर्स हैं उनको भी इतना वक्त लगा, तो और उसके बाद वो चमक गए और वो स्टार बन गए, जो कि सब थिएटर से आए। तो हो सकता है कि मतलब स्टार बनने की इच्छा नहीं है, बट अच्छा काम करने की, क्वालिटी काम करने की इच्छा है। जी तो बिहार, बंगाल, जी दिल्ली, नोएडा और फिर मुंबई। जी। कब आए आप मुंबई, कितने साल हुए? मुंबई वैसे तो मैं 2018 से ही रेगुलर आना जाना मेरा लगा रहता था, क्योंकि मैं क्लाउनिंग करता था। तो रुपेश टिल्लू जी हैं यहाँ पे, क्लाउनिंग सिखाते हैं और वो एक्टर भी है, तो उन्होंने मुझे ये थोड़ा इस पक्ष को भी आप थोड़ा डिटेल में बताइए। जी मैं बताऊँगा। एग्जैक्टली पहले तो ये बताइए क्लाउनिंग होती क्या है, हमारे कई दर्शकों को नहीं पता होगा। हाँ, तो क्लाउनिंग बेसिकली एक ऐसी विधा है, जैसे अगर आप बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो, और सिंपल टर्म्स में, तो फिजिकल थिएटर कॉमेडी फॉर्म है। अच्छा। तो जैसे फार्स एक होता है, जैसे मॉलियर ने बहुत सारे नाटक लिखे जो फार्स फॉर्म में थे, जिसमें आप लाउडर रिएक्शंस करते हैं, चेहरे का हाव भाव बदलते हैं। तो वैसे ही क्लाउनिंग एक आर्ट फॉर्म है, जिसको मतलब वैसे तो ये पुराने ज़माने में ना जो राजा महाराजा होते थे ना, तो विदूषक रखते थे। तो हमारे भारतीय कल्चर में विदूषक का फॉर्म है, वैसे ही वेस्ट में क्लाउन्स होते थे। क्लाउन्स को जेस्टर बोलते हैं, फूल भी बोलते हैं, जो राजा का बखान करता था। तो अगर और गहराई में थिएटर में अगर आप बात करें तो किंग लियर एक प्ले है जिसमें एक क्लाउन का इस्तेमाल किया है शेक्सपियर ने। तो एक फॉर्म होता था जो राजा की बड़ाई करता था, राजा को बताता था और राजा की कमियों को भी दर्शाता था। बेसिकली उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही रखा जाता था। तो और वो धीरे 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 प्रैक्टिस में जब आने लगा
तो चार्ली चैपलिन हो गए, बस्टन कीटन हो गए, वो इन सब ने, या लॉरेन हार्डिंग, उन सब ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया जब साइलेंट मूवीज़ का दौर आया। तो बेसिकली क्लाउन क्या होता है ना, कि क्लाउन अपने अपने ऊपर ही ट्राई करता है चीज़ों को। वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है और उनको रिपीट करता है, ताकि जो ऑडियंस है वो और इंटरटेन हो, कि अगर वो रोएगा भी तो आपको हंसी आएगी, और अगर वो हंसेगा तो और हंसी आनी ही है। और अपने बॉडी पर ही वो उसको इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली क्या है कि क्लाउन के साथ मैं जब यहाँ जो काम कर रहा हूँ, मैं एक्टर्स जो होते हैं वो उनके अंदर एक इनहिबिशन होता है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो अभी 5 साल पहले अगर आप मुझसे बात कर रहे होते, या जब मैंने थिएटर की शुरुआत की होती, तो इतनी बातें मैं कर नहीं पाता। बट अब एक फियर हट गया है कि परफॉर्म कहीं भी कर सकते हैं, हज़ारों की संख्या होगी तो भी हम डरेंगे नहीं। तो क्लाउनिंग के कुछ एक्सरसाइजेज हैं, टूल्स हैं, और उसके साथ हम एक्टिंग पे फोकस करते हैं कि कैसे आपका जो सेल्फ है, आप बेसिकली आप अपने इनोसेंट चाइल्ड से मिलते हैं। तो एक तरीका है जिसमें हम उसके चाइल्ड को एक्टिव करते हैं। क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जो एक बच्चा जब खेल रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो गिरता है, और गिर के ना आपको दिखाता है। अब अगर आप हंस देते हो ना, अगर आप बोलोगे अरे अरे अरे, तो अब वो रोने लगेगा। अब वो उस रोने में भी आपको हंसी आती है कि अरे मेरा बच्चा रो रहा है, अरे ओ। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट करते हैं, तो क्लाउन क्या करता है ना, कि जैसे वो गिरा, आप हंसते हो, तो ऑडियंस हमारे लिए एक सूत्र बनता है कि हम और गिरते हैं, और गिर के वो, ताकि उनको और हंसी आई। तो बेसिकली एक फॉर्म है जिससे हम लव एंड लाफ्टर शेयर करते हैं। तो आपने इसमें काम किया, बहुत काम किया है एंट्री जी। जब आपने मुंबई में की तो शुरुआती दौर में अभी भी मैं यहाँ पे, जैसे क्राफ्टर्स एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और क्रिएटिंग कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे, फैकल्टी मेंबर हूँ, वहाँ पे पढ़ाने जाता हूँ मैं। और चंडीगढ़ में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ का भी विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं एक इसी में ऐड करता हूँ, मॉनसून वेडिंग एक म्यूजिकल प्ले है मीरा नायर जी का। 2023 में मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। तो पहला शो हमने वहाँ पे कतर में किया था, और उसके बाद हम गए थे, उसमें 12 शोज़ किए थे। और 3 महीने के लिए ऑफ ब्रॉडवे प्लेटफॉर्म है सेंट एंड्रयू, वहाँ पे ब्रुकलिन रिवर के नीचे ही। तो वहाँ पे हमने वहाँ एक थिएटर है, वहाँ पे हमने परफॉर्म किया था। ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे 3 महीना वहाँ पे काम किया था। तो वहीं पे क्लाउन जिम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमने मतलब मैंने वहाँ वर्कशॉप ली, मुझे इनवाइट किया। जब मेरा एक वर्कशॉप हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे डाला, तो वहाँ के वर्किंग प्रोफेशनल्स ने एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने, उसमें म्यूजिशियंस थे, कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ थे, कुछ बिजनेस प्रोफेशनल्स थे, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो लगे मतलब दूसरी वर्कशॉप भी मैंने वहाँ पे की। तो एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी, ये थिएटर ही है या फिल्म के थ्रू, मतलब मीडिया के थ्रू ही मैं यूएस जा पाया। और तब जाके मेरे पिताजी को लगा कि हाँ, मेरा बेटा जो है वो जीवन में कुछ कर पाएगा या कर रहा है। तो क्लाउनिंग इस तरह से मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सिखाता हूँ, और एक्टिंग पे काम करता हूँ बच्चों के और न्यू कमर्स के लिए। राइट। तो फिर पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला यहाँ मुंबई में? मुंबई में वैसे अगर बात करें तो पहला बड़ा प्रोजेक्ट तो लापता लेडीज़ ही है। अच्छा, लेकिन कैसे ऑडिशन हुआ था उसका? उसका ऑडिशन लॉकडाउन में हुआ था। 8 मार्च 2022, हाँ 2022 में मैं इसका ऑडिशन दिया था मैंने, और घर पे ही मैंने बनाया था ये। और मैंने 21 नवंबर को मेरी शादी हुई थी, तो लॉकडाउन के दौरान ही मेरी शादी हुई, और मार्च के में मुझे ये ऑडिशन मिला। अभी एक 21 नवंबर के आसपास एक फ़िल्म भी मैंने की, दिल्ली डार्क, मतलब शादी के दौरान ही की थी। मतलब 19 तारीख को शूट कर रहा था, 21 को शादी थी, 23 को शूट कर रहा था, और दिल्ली डार्क अभी 23 तारीख को रिलीज़ होने वाली है सिनेमा में। और उसके बाद, और उससे पहले एक फ़िल्म कर चुका था, लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट। तो 2 फिल्में मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन ऑब्वियसली वो उतनी प्रमोट नहीं हुई थी, और उस लेवल की थी भी नहीं कि मतलब बड़ी बजट की फ़िल्म नहीं थी, छोटे बजट की फ़िल्म। और ये प्योरली ऑडिशन के थ्रू हुआ। तो रोमिल का फ़ोन आया मेरे पास कि भास्कर, और रोमिल से मैं पहले भी दिल्ली में एक बार जब वो ऑडिशन करने आए थे तो ओपन इंट्रोडक्शन दे चुका था, लेकिन उस तरह से बातचीत नहीं थी। तो उन्होंने कहा यार भास्कर यार एक ऑडिशन बना फटाफट। और रोमिल भाई का एक तरीका है कि बोलते हैं अरे लाले एक ऑडिशन बना दे फटाफट, अगर हो जाएगा ना तो परसों से तेरा शूट है। तो मुझे ना पहले थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब, लेकिन आमिर खान प्रोडक्शन का भी है, तो एक दुविधा में था। लेकिन मैंने कहा कि चलो ऑडिशन तो दे ही रहा था मैं, तो मैंने ऑडिशन बना के तुरंत भेज दिया। और ऑडिशन बनाने के मामले में मैं बहुत वैसा आदमी हूँ कि जैसे अभी अगर फ़ोन बज जाएगा ना तो शायद इंटरव्यू रोक दूंगा मैं
है ना, आप बुरा ना माने तो भी अरे नहीं, मैं ऐसा हूँ कि मैं ऑडिशन तुरंत बनाता हूँ, काम के प्रति समर्पण तुरंत जरूरी बनाता हूँ, है। बहुत जल्दी। मतलब मैं ट्रेन में भी बना सकता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ, ऐसा आदमी हूँ। तो मेरे घर वाले भी इस चीज़ को लेके मतलब ट्रेंड हो गए हैं। मेरा भतीजा भांजा सब, कोई कैमरा पकड़ेगा, कोई क्यों देगा, भाभी को बुला लूंगा, भैया को बुला लूंगा, कई बार पापा से भी क्यों दिलवाया मैंने। क्या? हाँ, तो ऐसा है, सबको पता है कि ये इसका काम है। राइट। तो और ये लॉकडाउन से ही ट्रेनिंग हुई थी मेरी, तो मैंने वो ऑडिशन दिया, तुरंत मेरे पास फ़ोन आ गया प्रोडक्शन से, ये बजट रहेगा, लेकिन कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है, और अगर आप उसमें नेगेटिव, आपका पॉजिटिव हुआ रिपोर्ट, तो आपको हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब हम किसी और एक्टर को देखेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोविड का टेस्ट कराया, अब 1 घंटे तक, 1 दिन तक वेट भी करना है, क्योंकि 24 घंटे पूरी रात सोया नहीं। थोड़ी बहुत भी अगर ऐसे मतलब गर्म लग रहा है कि रखे बुखार तो नहीं आ जाएगा, जुकाम छींक आ रही है तो डर लग रहा है, वो बहुत स्ट्रेसफुल पूरा वो 24 घंटे कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट आया, तुरंत रिपोर्ट आया, मैंने भेजा, टिकट आ गया, और उसके नेक्स्ट डे मैं शूट कर रहा था, मतलब सेट पे डायरेक्टली मुझे बुलाया गया, क्या? और किरण जी से मिला। मेरे बाल बहुत लंबे थे, यहाँ तक थे, सब कटे पूरा, वो भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। तो वो पूरा बाल वाल कट के वो सब चेंज हुआ, और फिर नेक्स्ट डे से शूट था मेरा। तो तकरीबन अगर 8 तारीख को ऑडिशन दिया, 9 या 10 तारीख से शूटिंग चालू थी मेरी। तो सेट की बातें बताइए। अब आपकी फिल्म को इतनी तारीफ मिली, जी ऑस्कर के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी, जी जी। और पूरा देश बात कर रहा था। अगले 6 महीने तक उस फिल्म की एक एक किरदारों पे अलग से बात हो रही थी, और उस साल की कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्मों में से एक मानी गई वो। जी जी। तो उसकी मेकिंग के दौरान आप लोगों को क्या आइडिया था कि ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी? और क्योंकि भले ही आमिर खान प्रोडक्शन था, जी किरण राव डायरेक्ट कर रही थी, जी जी पर जो क्रू था, जो कास्ट थी, उसमें जी। कोई बहुत ज्यादा बड़े लिस्टर स्टार नहीं थे, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। और तो हमें जब, हाँ, हम भी जब सेट पे जाते थे ना, तो लोग ऐसे देखते थे, ये कैसे करेगा विलन। अच्छा, राइट। मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, लेकिन कुछ होता है ना को एक्टर्स की, यार ये विलेन है, मतलब 5 फुट 4 इंच का लौंडा, ये वो। लेकिन मैं ना इसका क्रेडिट देता हूँ, मुझे जो फील आया पहली बार, दर्शन जालान उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, बहुत मस्त आदमी। उन्होंने मुझे बोला ये जैकेट पहना, ये बोला कैसा लग रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहनते ही फील आ रहा था कि भाई मतलब किल कर देगा आदमी। और मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि विलेन विलेन मतलब ऐसा विलेन ना कि जो मार धाड़ वैसा एक्शन, कंप्लीट स्टोरी ना हवा में है उसकी, गुंडई ना हवा में है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे प्रेपरेशन करने के लिए जो मिला ना, मेरा बैकग्राउंड था, जैसे मैं बिहार से हूँ, और बिहार में अपने कल्चर से को इतने अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ कि क्योंकि बचपन में ही हम लोग गांव हमेशा जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में, दशहरा में, छठ पे, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो शूटिंग के दौरान, अगर आप शूटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं शूटिंग के दौरान ही मैं कैरेक्टर पे काम कर रहा था, क्योंकि जैसे 8 तारीख को मैंने मेरा बताया कि 8 तारीख को अगर ऑडिशन दे रहा हूँ और 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, तो कितना ही वक्त मुझे मिला कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में। लेकिन अच्छी बात ये थी कि गाँव की पृष्ठभूमि पे आधारित और बिहार यूपी की कहानी थी, तो मैं थोड़ा सा अपने नॉस्टैल्जिया में गया। फिर मैम से काफ़ी इनपुट मिला, कि मैम ने भी समझाया कि देखो ये वैसा कैरेक्टर नहीं है जो मार धाड़ करता है, लेकिन वो सब है बैकग्राउंड में, लेकिन सीन वैसा नहीं है, सीन में आपको वो लेके आना। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि अब ये सब चीज़ें आदमी, वही है ना कि आदमी हर चीज़ करता थोड़ी है, लेकिन काफ़ी क्लोजली मैंने इन कैरेक्टर्स को देखा है। जैसे उसमें एक जेस्चर अगर आप देखेंगे, वाइफ को बोलता है इधर आके बैठो ना, ऐसे देखा है मैंने, मतलब मेरे पापा ही ऐसे करते हैं मम्मी के साथ, या भैया भी कभी करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक बार मैंने बेवकूफ़ बोल दिया था। मेरे पापा बेवकूफ़ बहुत यूज़ करते हैं, मैंने यूज़ किया, मैंने कहा यार बेवकूफ़ वर्ड सही नहीं जा रहा, कुछ और बोलो। तो ऐसे काफ़ी मतलब फ्रीडम भी था मैम की तरफ से, कि हाँ ये वाला अच्छा वर्ड है, इसको यूज़ कर लेना, ये इस तरीके से बोलो। लेकिन काफ़ी स्टिक रहती थी, स्क्रिप्ट को लेके काफ़ी पर्टिकुलर थी मैम। और मैंने ना बार बार मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे बार बार अपना गाँव याद आ रहा था। तो हमारे गाँव में ये दहेज प्रथा जो है बहुत प्रचलन में है, और इसको बुरा नहीं मानते, कि अगर अभी मतलब मैं एक्टर हूँ तो मेरे माँ बाप कुछ भी कोट कर सकते हैं, यानी लड़के को बेसिकली खरीदा जाता है। और ये मुझे काफ़ी मतलब मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं अगर इस तरह के चरित्र होऊंगा तो मेरा क्या रेट होगा, मेरा क्या मतलब, समझ रहे हैं ना। तो वो मुझे काफ़ी मदद मिली, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब मेरे ही घर में मैंने देखा है, मेरे ताऊ जी को
या मेरी बहनों की शादियों में, जो मतलब बोलने में भी बुरा लग रहा है बट ये था कि उस टाइम पे भी बुरा लगता था, लेकिन हमने देखा है दहेज प्रथा को, तो उतना मुश्किल नहीं लगा प्रिपेयर करने में। मतलब मदद काफ़ी मिली और अच्छा था मोमेंट काफ़ी। और अगर कुछ किस्सा अगर आप पूछना चाहेंगे तो इंटरेस्टिंग क्या था, जैसे हम ऐसे एक्टर्स बैठे हुए हैं, सबके मास्क लगा रखे हैं और चलते शॉट में डीओपी का एक्सीडेंट आ रहा है, अरे मास्क हटा दो यार, मतलब क्योंकि मास्क लगा हुआ है, फिर तो समझ में नहीं आता था कि मास्क लगाना है या हटा के रखना है, क्योंकि आपको कभी भी कोविड हो सकता है। तो हर दिन सेट पे आपका कोविड टेस्ट हो रहा है, तो एक वॉर लेवल का ना एपिक मोमेंट है वो, कभी भूल नहीं सकता हूँ कि उस वक्त ना शूटिंग हो ही नहीं सकती टेक्निकली, लेकिन उसको पॉसिबल किया आमिर खान प्रोडक्शन ने, जिसके लिए मुझे लगता है वो बधाई के पात्र हैं कि उस वक्त ऐसे, मतलब आप समझिए कि अगर 10 साल बाद कोई या 7-8 साल बाद किरण राव फिल्म बनाने के लिए आ रही हैं और ऐसे टफ कंडीशंस में फिल्म बना रही हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मतलब सोचना भी बहुत बड़ा एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन काफ़ी अच्छा काम सबने किया, पूरी टीम ने, यूनिट ने, और मज़ेदार था काफ़ी। टीम की बात की आपने, जी। को स्टार्स के साथ कैसे बॉन्डिंग थी? अच्छा है, प्रतिभा लांटा बहुत अच्छी दोस्त है, स्पर्श भी, और हम लोग, हमारा एक कनेक्शन है रोमिल भाई के साथ कि रोमिल भाई कभी भी उनका बर्थडे होता है या होली मिलन होता है तो हम लोग मिलते रहते हैं। और स्पर्श के साथ तो एक और मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, दुपहिया, दुपहिया जो है। रिलीज़ हुई है। तो काफ़ी मतलब चूंकि सब नए हैं ना, नए कैरेक्टर्स हैं, तो किसी के अंदर ऐसा वो वाली फीलिंग नहीं है कि मतलब हम एक्टर हैं, क्योंकि हम पैरेलली था, मतलब स्पर्श का कॉस्ट्यूम और उसका गेटअप और मेरा बहुत पैरेलल था, तो एक हीरो विलन वाला जो एक क्रिएट किया गया ना, उस तरीके से क्रिएट किया गया। तो हम जब सेट के बाद, शूट के बाद हम लोग सेट पे होटल में जाते थे तो हम क्रिकेट खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे, ऊनो खेलते थे, तो ऐसे हमारा एक बॉन्डिंग था। और हर 5-6 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद ना एक ब्रेक होता था जिसमें क्रिकेट प्रोग्राम होता था, शाम को हम लोग मतलब गाने गाते थे। तो ये एक आमिर खान प्रोडक्शन की बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ शूटिंग नहीं करते हैं, ब्रेक भी मिलता है, तो वैसा फैमिलियर था माहौल। एडिटर्स के साथ उठना बैठना, बातचीत कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है, परफॉर्मेंस पे बात हो रही है कि आज तूने ये शॉट अच्छा दिया, तो ये काफ़ी जॉली माहौल था। तो लापता लेडीज के सेट पे आपके कभी छाया कदम से मुलाकात हुई? छाया जी ना बहुत मेथड एक्टर है, हाँ बिल्कुल, कमाल। लगता भी है। तो छाया जी जब आई थी ना सेट पे, तो एक तरह का ये हो गया था कि छाया जी को देखा मैंने, छाया कदम का वैनिटी, तो मुझे लगा कि यार ये क्या, और जब वो निकली ना बाहर मेकअप वेकअप करके, तो वाकई में, और उनका नाम मैंने सुना हुआ था लेकिन उस तरीके से मुलाकात नहीं हुई थी, मुलाकात हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में ही रहती थी, बातचीत करती थी, हेलो हाय ऐसा कुछ, लेकिन वो याद भी नहीं है। छाया जी से अभी मुलाकात काफ़ी हुई, उनका फ़ोन भी आता है, जब भी कोई काम करता हूँ तो फ़ोन आता है, कैसा है, क्या कर रहा है, और सब ठीक है लाइफ में, घर पे सब ठीक है, तो बहुत, और मानती बहुत है, क्योंकि कि कैसा चल रहा है, ऑडिशंस दे रहा है अच्छे से, और मोटिवेट बहुत करती हैं। तो उस तरह से ना उनका, और हम लोग सब लोग कई बार उनको प्यार से आई भी बोलते थे, तो रोमिल भाई बोलते आई आई करके। तो जब ये ऑल इमेजिन एज लाइट के वक्त जब वो गई थी, उस दौरान भी उनको मैंने मैसेज किया, तो फ़ोन आया उनका कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भास्कर, मज़ा आ रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड उनके साथ बन गया है अब, जो कि और मुझे लगता है कि मोटिवेट भी करती हैं काफ़ी वो, कि कैसे, मतलब कि आप इस एज पे आके जब, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है ना कि वो मराठी एक्टर है, लेकिन ये बिहारी कैरेक्टर था, बिहार से बिलोंग करता है कैरेक्टर, और कभी भी देख के लगता नहीं है कि ये बिहार की नहीं है, ये कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं, जैसे बहुत सारे ऑडिशंस में या बहुत सारे पॉडकास्ट में लोगों ने देखा है, उन्होंने एक जगह पॉडकास्ट में बोला भी था कि वो ना सेट पे भी जब पहुंचती थी ना, तो हाँ इसको ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ, तो किरण मैम को उनकी ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती थी, और रोमिल की फेवरेट एक्टर है। तो छाया जी के साथ मैंने एक फीचर फिल्म की है, लार, जो रोमिल उसका डायरेक्टर है, तो वो उसमें मेन लीड, मतलब उसमें एक साइकोपैथ बेटे की माँ बनी है वो नॉट साइकोपैथ, लेकिन वो एक साइको कैरेक्टर है जो कि बेसिकली बीमार है, और उसको मतलब उसकी लाइफ, डिस्टर्ब लाइफ, मैरिज, उसके ऊपर एक कहानी है, और उसमें माँ का उन्होंने किरदार निभाया था। तो वो ना उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया कि मैं सिर्फ माँ के कैरेक्टर्स नहीं कर सकती, है ना। तो जैसे वो एक और फिल्म जो उन्होंने की है, मालेगांव डायरीज शायद, तो वो जो जिसमें वो कुणाल खेमू
हाँ हाँ, प्रतीक गांधी, कुणाल मालेगांव खेमू, एक्सप्रेस, अविनाश सॉरी, तिवारी, मालेगांव एक्सप्रेस, मडगांव एक्सप्रेस, मडगांव एक्सप्रेस, हाँ, जो सॉरी, गोवा जाने वाली हाँ, ट्रेन का माय नाम बैड। होता है। तो वो फिल्म जब मैंने देखी ना, उसमें जो उनकी एंट्री है, हाँ मैंने उनको फोन किया, और मैं ना हर बार उनका कोई काम देता हूँ मैं फोन करता हूँ। मैंने कहा आप बोलोगे कि ये बार बार फोन करता है, आपका काम ही इतना अच्छा है, बार बार अभी आपका काम देखने को मिल रहा है, तो इससे अच्छा कोई मोमेंट नहीं हो सकता। तो वो भी बोलती थी, भास्कर मुझे ना आप बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत राइट। खुश हूँ कि लोग अब अप्रिशिएट करते हैं। तो सबका वक्त आता है, तो तू बेटा टेंशन मत ले। तो वैसे बहुत प्यार से, जो मदरली वाला, बड़ी बहन माँ, वैसा वाला कैरेक्टर है उनका ना। रियल लाइफ में भी शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी केयरिंग, पूछती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं। राइट। और रवि किशन भी थे हाँ, लापता रवि लेडीज किशन जी में, के साथ एक बहुत अच्छा मतलब और एनेक्डोट आपके है। सीन भी थे उनके जी, साथ। रवि किशन जी के साथ जो बहुत फनी चीज़ है कि एक तो वो पहली बार मुझे बोलते थे, और झाजी, तो मैं झा मतलब मेरा सरनेम है, मिथिला का हूँ। तो मुझसे कई बार मैथिली में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भोजपुरी में बात कर रहे हैं अपन, और कि कहाँ से थिएटर किया, अरे दिल्ली से किया, अरे वे हम दिल्ली से पढ़े हुए हैं, वो दिल्ली के ही हैं वो, मतलब दिल्ली से पढ़े हैं वो, दिल्ली में भी वो, और काफ़ी काम किया उन्होंने। तो मुझसे कहते थे कि तो रावण फिल्म के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो रावण फिल्म में शूटिंग के दौरान एक बार एक ट्रक का उनका हादसा हो गया था, एक सामने से ट्रक आ गई थी, वो पूरा हर चीज़ बताते थे। बोलने वाला कि पहला आदमी है जो रावण के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने उनसे, तो उससे एक थोड़ा सा, एक हमारा जो होता है ना कि बीच में एक थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो मेरे क्लोज शॉट जब लगे, तो खड़े होकर उन्होंने मुझे लाइन दी, और तब ना मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए और दुगना हो गया, क्योंकि ही इज़ अ स्टार, और एमपी, मतलब वो, मतलब पॉलिटिशियन भी हैं, इतने बड़े लेवल पे है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मुझे लगा कि यार ये क्यों रुक रहे हैं, और मैं बोलता सर आप, कह रहे बाबू आपका भी तो सीन कराना है, बढ़िया आप करिए। कहीं अगर मान लीजिए कहीं गलती की, तो उन्होंने बोला कि इधर देखो, हाँ अब अच्छा ये वाला लुक दो, ऐसे इसमें कुछ ऐसे ऐड कर देना। तो ये जो होता है ना कि एक, ये सारे लोग ही ना काफ़ी मोटिवेटिंग लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं है कि मतलब ये एक्टर अच्छा कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो और अच्छा कैसे हो सकता है। तो एक टीम वर्क वाला माहौल था लापता लेडीज़ के सेट पे। तो मुझे वो चीज़ बहुत मुझे मोटिवेशन मिला इन सारे एक्टर्स के, कि ये कितने भी बड़े हो जाते हैं ना, तो इन्होंने अपना कद ऊंचा और कर लिया इस तरीके की हरकतों से, कि मतलब हम को एक्टर्स को भी अपने भाई, अपने मतलब बच्चे की तरफ बताएंगे कि, और वहाँ पे एक बाउंड्री है ही नहीं कि मैं स्टार हूँ। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं हर इंटरव्यू में ये बात ज़रूर मेंशन करता हूँ कि रवि किशन जैसा को स्टार मिलना बहुत मेरे लिए लकी था। कि वो सीन मुझे लगता है कि रवि सर की वजह से ही, और मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर की वजह से, लेकिन रवि सर ने जो इनपुट्स दिए ना, वो काफ़ी अच्छे थे उस सीन में। मतलब प्रतिभा रांटा को थप्पड़ मार दिया था उन्होंने, मतलब वो तो थप्पड़ खा ही नहीं रही थी वो ऐसे करके ऐसे खा लो थप्पड़, वो रोने लग गई वो। तब मैंने उसको एक मारा नाक पे लगा, तो कह रहे अच्छे से खाना, टप मस्ती में वो रोने लग गई। तो मैम ने कहा बस 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 आप कैमरा लगाओ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, और जी मज़ेदार था। राइट। मैम की आप काफ़ी बात कर रहे हैं, किरण राव के साथ आपका एक्चुअली महिला डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी काम जी जी रहा जी भी है, जी राइट। जी आपने मीरा नायर के साथ काम किया, जी फिर उनको कभी असिस्ट कर चुकी, किरण राव की फिल्म जी। में भी आपने काम किया। कैसा था सेट पे किरण राव का, क्या स्टाइल है डायरेक्शन का, कैसे काम करती है? उनका अप्रोच ना काफ़ी मतलब फ्रीडम के साथ करती हैं, और ओपन है टू सजेशन। लेकिन उनका एक सेटअप है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी देती हैं वो, कि और ये हर डायरेक्टर से काम करने के बाद मुझे एक सीख मिली, जो मुझे लगता है कि यंग एक्टर्स को लेनी चाहिए, कि हमेशा ना अपना जो आइडिया है ना, उसको हमेशा दिल में रखो, और जो डायरेक्टर कह रहा है ना वो करो। क्योंकि मैं भी थिएटर से हूँ ना, तो थिएटर का जो एक्टर होता है, या हमारी ट्रेनिंग, हम अपने एक्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं, एक दुनिया बना लेते हैं, पर पहले उस दुनिया को मत क्रिएट करो। और अगर करना है तो डायरेक्टर्स के सजेशंस के साथ, कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है, लेकिन पहले ही मत बताओ कि मैंने ऐसा बनाया, पहले डायरेक्टर का फीडबैक लो। हम सुनते नहीं हैं। तो ये चीज़ सीखने को मिली किरण राव जी से, कि और मीरा नायर जी के साथ। तो जब मीरा नायर जी के साथ मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन देने जब गया, तो उन्होंने बोला क्या काम किया है। मैंने बहुत ही खुश होकर बताया कि मैंने लापता लेडीज़ की है, अभी फिल्म करके आया हूँ किरण राव के साथ। तो कह रहे हैं कौन? किरण वॉज माई फर्स्ट एडी व्हेन आई डिड मॉनसून वेडिंग, शी वॉज माई असिस्टेंट। तो मैंने कहा, मैं ऐसा हो गया कि वो उनकी भी सीनियर है। तो मैं मतलब थोड़ा सा घबरा भी गया था। लेकिन दोनों के साथ काम करके समझ में आया कि डायरेक्टर्स मीडियम है, डायरेक्टर को सुनना बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही फ्रीडम बहुत देती हैं।
तो किरण मैम ने, हालांकि किरण मैम स्क्रिप्ट को बहुत फॉलो करती हैं, कट टू कट स्क्रिप्ट के साथ, लेकिन वो बार बार वो जैसे क्या है ना कि उनके साथ करने में, जैसे एक शॉट मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें वो बोलता है कि मैंने कि अरे भाड़ में जाए, जया नहीं मिल रही तो ना मिले ससुरी, अरे कल भोरे जाके रपट लिखा देंगे, वैसे दहेज का में दुपहिया तो मिल ही गया है ना, फटफटिया तो मिल ही गया है ना, चलो डॉली के यहाँ चलते हैं। तो वो जो चलो डॉली के यहाँ चलने वाला था ना, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भास्कर ये ना सरप्राइज होना चाहिए, अब वो तुम करो, कैसे करोगे। तो ये जो विजन होता है ना कि इस एक्टर में ये क्वालिटी है, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि चलो डॉली के यहाँ चलते हैं, वो कैसे करना है तुम्हारा। तो वो मैंने किया, और उसका लाफ्टर होने का कि एक लाफ्टर चाहिए, और वो तुम्हारे बात बात करते करते मैंने रिहर्सल करके दिखाया था। तो वो ना पहले रिहर्सल में देख लेती हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ये क्या कर सकता है। उसके बाद उसमें 4 वेरिएशन, कभी स्लो करके, कभी फास्ट करके, मतलब अलग अलग तरीके से। लेकिन पहले उन्होंने जो अपना एक सेफ टेक उन्होंने ले लिया अपने हिसाब से, उसके बाद वो कराती रही जब तक मेरे अंदर से जितना वेरिएशंस निकाल सकती। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया कि हर शॉट में इंपॉर्टेंस दिया। ये नहीं कि हाँ एक स्टार वाला है, मतलब रवि किशन ने तो उनका शॉट लगा दिया ऐसे, नहीं, मुझे भी मौका दे रही है कि उनके लिए फिल्म इंपॉर्टेंट है, एवरी कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट स्टार इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मुझे लगता है कि मैं मतलब कभी भी ये मौका गंवाना नहीं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शन में बार बार काम करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सेफेस्ट प्लेस है। और आमिर खान सर भी, मतलब उनसे कभी मुलाकात इस तरह से हो नहीं पाई, लेकिन वो हर कैरेक्टर का ऑडिशन देखते हैं, वो हर कैरेक्टर का ऑडिशन देखते हैं इतने, मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो प्रोड्यूसर हैं तो चलो ठीक है वो डायरेक्टर हैं वो कर लेगी, नहीं, वो हर कैरेक्टर को जानते हैं, उसके अंदर की खूबियाँ भी जानते हैं। और मतलब ये जो है ना मास्टरपीस ऐसे ही होता है कि आप काफ़ी डिटेलिंग वाला काम होता है। तो किरण मैम के साथ ये था कि वो बहुत डिटेल में काम करती हैं एक एक पक्ष को, और बताती भी हैं इसको ऐसे कर लो, कई बार वो करके भी दिखाती हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा था कि सीखने को काफ़ी मिला कि डिटेल पे कैसे काम करना है। तो मुझे हेल्प काफ़ी मिला, और मेरे लिए उन्होंने आसान ही किया मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब मैं घबराया ही नहीं कभी मैम से बात करने में कि मैम इसको ऐसे कर दूं क्या, वो डर नहीं था। एक हिचक होती थी वो, लेकिन धीरे धीरे शूट करते करते ख़त्म हो गई मेरे लिए। अब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में काम करना मेरे लिए कुछ मतलब वो फियर ही नहीं है। दुपहिया की कास्टिंग कैसे हुई, कैसे मिली आपको दुपहिया? दुपहिया के दौरान मैं यूएस में था और मीरा नायर जी के साथ काम कर रहा था। उस दौरान मैंने ऑडिशन बना के भेजा था, और उसमें सोनम नायर डायरेक्टर हैं, तो उनको मेरा ऑडिशन काफ़ी अच्छा लगा। तो उसमें एक महिला डायरेक्टर। हाँ, तो और सोनम नायर के साथ जब मैं काम कर रहा था तो विशाल भारद्वाज की वो असिस्टेंट रही हैं रंगून फिल्म में। तो और विशाल, अब आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ ग्रेजुएशन के समय का। जो ओमकारा रिलीज़ हुई थी जी, और मैं इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जब मैं इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ रहा था तो हमारे एक प्ले था ओथेलो पे बेस्ड थी। तो हमारे टीचर ने बोला कि तुम तो नालायक हो, तुम्हें पढ़ के तो समझ में आनी नहीं, और शेक्सपियर इंग्लिश समझ में आती नहीं भाई साहब। तो हमने कहा कि सर क्या करें, कह रहे तुम्हें तो या तो गाइड से पढ़ लो या फिल्म है वो देख लो। वो जाके फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा, और पहला फ्रेम खुलता ना, याड़ी याड़ी बैलगाड़ी तू मेरा यार है, पर है ना, पर तू चूतिया है, आदमी तो चूतिया शादी के बाद, पर तेरी शादी तो होनी नहीं क्योंकि आदमी चूतिया तो शादी के बाद हुआ है। तो इस तरह का सैफ अली खान के डायलॉग उससे खुलता है। मैंने कहा भाई यही काम करना भाई, ये तो अद्भुत है। और तब मेरे अंदर एक ड्रीम था, पनपा था कि यार विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करना है। तो मॉनसून वेडिंग का म्यूज़िक विशाल भारद्वाज जी ने किया है, और वहाँ पे मैं उनसे मिला जब पहली बार, तो मुझे लगा कि एक सपना पूरा हुआ। कतर में उनसे मिला था, और कतर के बाद फिर यूएस में आए थे। तो वो मुझे देखते थे, मुझे कहते थे कि यार तुम्हारी आँखें बाल सब इरफान से मिलती हैं। तो मैं ऐसे हो गया कि सर मजाक मत करिए सर। मैं कहा नहीं वाकई में तुम लगते हो। तो वो एक काफ़ी मतलब ये कनेक्शन, मुझे डॉट्स हैं सारी जीवन में कि हम इरफान खान को देखा था तो सपना सोचा था कि थिएटर करूँगा, एनएसडी का सपना सोचा, एनएसडी मिला नहीं, लेकिन किसी और तरीके से पूरा हुआ वो सपना मीरा नायर जी के साथ काम करके। तो उसी दौरान जब शो कर रहा था तो ऑडिशन दिया, फिर इंडिया आया तो शूट किया, दुपहिया मिली। और दुपहिया में भी एक और कैरेक्टर है, उसमें पत्रकार वाला कैरेक्टर था, उसका भी ऑडिशन दिया था, लेकिन मैम को ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, दीनदयाल वाला, जो भी यशपाल जी के साथ मैंने किया। हाँ, हवलदार वाला, वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा उनको, तो उस तरीके से दुपहिया मिल गई। राइट। हमारा जो सिनेमा है या ओटीटी स्पेस में भी कहानियाँ अब गाँवों की तरफ ज़्यादा जा रही है। जी। मतलब
लोकल कहानियाँ, एकदम रूट से जुड़ी हुई कहानियाँ, इन पर ज़्यादा काम हो रहा है। क्या देखते हैं आप, ये क्या वजह है इसकी? ये सोचा समझा ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है, हाँ, या वहाँ से बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उस तरह से सोच रहे हैं तो उस तरह की दुनिया बना रहे हैं? क्योंकि अभी पीछे एक साउथ के प्रोड्यूसर ने कहा था कि बॉलीवुड बांद्रा से आगे सोचता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। नाग वामसी ने बोला था, जी तो जी। उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और ये उन्होंने बोनी कपूर के सामने बैठ के बोला था, एक उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हम्म। बट हम देख रहे हैं कि गांव देहात को केंद्र में रख के भी काफ़ी फिल्में पिछले कुछ सालों में बन रही है। तो क्या मुझे वजह है इसकी? मुझे लगता है इसकी वजह यही है कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो बहुत सारे एक्टर्स अपने गाँव चले गए थे, या यहाँ भी एक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब गोवा में किसी गांव में कुडाल एक जगह, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो लॉकडाउन में शायद लोगों ने इस चिंता की, और लॉकडाउन के वक्त ही एक प्रोजेक्ट आया पंचायत, राइट। उसके वजह से काफ़ी मतलब लोगों में एक उत्सुकता बढ़ गई कि यार जब पंचायत जैसी, मतलब सिंपल तरीके से भी चीज़ें नरेट की जा सकती हैं। फिर गुल्लक आई, गुल्लक सक्सेसफुल हुई। मुझे लगता है कि उसने काफ़ी कुछ बदलाव वो लेकर आया है। और उसके उसके बाद मुझे गांव में अब जब बिहार यूपी में पहले भी, और इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले, जैसे अनुराग कश्यप ने भी की है, तिग्मांशु धुलिया या फिर विशाल भारद्वाज, इन सारे डायरेक्टर्स ने शुरुआत कर दी थी कि मेरठ की कहानी लेकर आते हैं, दिल्ली, गाज़ियाबाद, है ना। लेकिन वो तब तक उस तरह का, मतलब वो एक बेंचमार्क नहीं स्थापित कर पाए। बेंचमार्क स्थापित किया, लेकिन वो लोगों तब भी कमर्शियल वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए भी उनको बार बार कुछ नया करना पड़ा, है ना। लेकिन जब से ये पंचायत आई है ना, तो अब वापस से लोग गांव की स्टोरीज, जैसे अभी ग्राम चिकित्सालय एक आ रही आ है। रही है, तो मुझे लगता है कि ये बार बार गांव में ही उनको लगता है कि कोई एक स्टोरी अब वैसे ही मिल जाए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ और मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक फार्मूला क्लिक कर गया तो दूसरा भी क्लिक कर जाएगा। और और हर का ना अपना एक फ्लेवर होता है। जैसे दुपहिया का अपना एक फ्लेवर, मैंने दुपहिया में काम किया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कभी मानूंगा कि कोई एक प्रोजेक्ट उससे बहुत अच्छा है या उससे कमतर है। सब 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 सबकी अपनी अपनी एक दुपहिया की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। और काफ़ी उसकी तारीफ भी की थी सारे एक्टर्स ने जब हम रीडिंग कर रहे थे। जैसे महारानी है, जब है ना, महारानी भी गांव की ही कहानी है ना एक तरह से। हुमा जब कुरैशी का सीरीज। हाँ, हुमा के ऋषि, उनका कितना अच्छा काम है। जी जी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राबड़ी देवी के ऊपर जब बेस्ड कहानी है और वो हुमा कुरैशी करेगी, लेकिन आप हुमा कुरैशी को जब स्क्रीन पे देखते हो तो बिलीव करते हो कि वैसी भी एक कैरेक्टर, गांव की जो लेडी है, वो भी आप दबंगी की तरह आपको वो रूल कर सकती है, वो लीडर बन सकती है। तो मुझे लगता है गांव में अब गांव वापस लौटना चाह रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। क्योंकि पहले लोग जैसे माइग्रेशन की स्टोरीज दिखाते थे, है ना, कि जैसे पाथेर पंचाली हो गए, वो माइग्रेशन की कहानी है और गांव की कहानी है। लेकिन अब बार बार लोग वापस गांव लौट रहे हैं, तो ये अच्छा सिग्नल है। और अच्छा मौका मिले, अच्छी चीज़ें, कहानियाँ मिले। मैं भी कहानियाँ लिखता हूँ, तो मैं भी अच्छा, आप भी सोचता हूँ कि, क्योंकि मैं, लिखते तो आप गाने भी हैं, जी आप फिल्म बनने के दौरान उसके इर्द गिर्द, उस थीम के इर्द गिर्द भी गाने लिखते हैं, जी जी हमने जी, सुना है। हाँ, मैं उसी में अब बताने वाला था कि जब भी कोई फिल्म कंप्लीट हो रही होती है ना, हम्म। तो क्योंकि आप ना उस कैरेक्टर में रहते हो, तो ये जो मेथड एक्टिंग है, ये जो भी है, मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता। मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, और लेकिन मैं कभी उसको वाउच नहीं करता कि मैं मेथड एक्टर हूँ। लेकिन एक मेथड हर एक्टर का होता है, एक तरीका होता है। कुछ लोग उसको दिखाते हैं, मैं दिखाता नहीं हूँ, मेरे अंदर चलता रहता, तो मैं लिखता हूँ लिखने के थ्रू। तो जैसे कि फिल्म के दौरान फिल्म के ऊपर कोई गाना लिख दिया, जैसे लापता लेडीज़ के बाद लापता लेडीज़ पे गाना लिखा था, और हिम्मत नहीं हुई किरण मैम को दिखाने की, बताने की। कभी ऐसे बात होगी तो बताऊंगा भी शायद। दुपहिया हुई तो लिखा, तो वो नेचुरली मेरे अंदर आ गया कि हर फिल्म के प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उस पूरी फिल्म पे बेस्ड एक गाना लिखता हूँ मैं। अच्छा, तो तो आप गाना लिखते हैं, कंपोज करते हैं, जी गाते भी हैं। जी जी जी। तो अपना कुछ सुना सकते हैं तो मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। एक गीत है जो मैंने एक प्ले के लिए लिखा था। अच्छा। जिया में धधका उठा रे, मनवा में टीस लगा रे,
जिया में धधका उठा रे है, मनवा में टीस लगा रे, कुम्हलाए मोरी रातें, भूली बेसरी सी यादें, कुम्हलाए मोरी बातें, भूली बेसरी सी यादें, चांद सी बाती कांपे है बेचैन, सूना करे जा, सूना करे जा, मन बहलाए। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और लिखा भी काफी जी अच्छा है। इसका भी मैं सेकंड, जो कुमलाए हुए शब्द का इस्तेमाल है बहुत अद्भुत, कमाल। एक सेकंड भी है, कोरस की एंट्री होती है उसमें, जी। कोरस गाता है आ करके पूरा ऐसे, लेकिन मैंने कहा कि अभी इतना ही काफ़ी है। किसी ने पूछा मुझसे कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं, तो खाली टाइम में यही करता हूँ। खाली अच्छा। टाइम में अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, गाने लिख के, नाटक पढ़ के या अडेप्ट करके। मेरी अंदर एक बहुत, जिसको बोलते हैं, अगर आप इस वर्ड को म्यूट कर दीजिएगा, चुल है। वो चुल ये है कि जब भी कोई कहानी पढ़ता म्यूट हूँ करने वाला वर्ड कोई और था, वो चला गया। तो मेरे अंदर एक है वो बात कि जब भी कुछ जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ कोई कहानी, तो उसको अडेप्ट करने का मन करता है। तो मेरे एक दोस्त है जिसका मैं मेंशन करना चाहूँगा, मनोज, मनोज पांडे। अच्छा। उनकी उनकी कहानी वही मेरे लिए लाइफ के एक मोटिवेटर है। उनकी कहानी है, चंदू भाई नाटक करते हैं, तो उस अच्छा। पर मैंने एक नाटक लिखा था। तब से मैंने लिखना प्रॉपर तरीके से चालू कर दिया था, और फिर गाने लिखना और ये सब। तो उनसे मैं हर कविताएं शेयर करता हूँ, और उनकी उनकी कहानियाँ पढ़ के ही ये अंदर आ गया, ये बीज डल गया कि कहानी पढ़ो तो उसको नाटक लिखो। तो पहले नाटक सोचता था, अब फिल्म सोचता हूँ, या और क्या है कि सिर्फ लिखने तक ही, क्योंकि मैं ना अब राइटिंग जब करने के लिए कोशिश की मुंबई में ना, तो वो सक्सेस नहीं मिल पाया। कि या मुझे लगा कि मेरे अंदर ही शायद कहीं कोई कमज़ोरी रही रही होगी, कि मुझे लगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो राइटिंग सीरियसली कभी कर ही नहीं पाया। और वो सिर्फ जीविका तक, किसी ने लिख दिया कि बोल दिया कि गाना लिख दो पैसे मिल जाएंगे, 500 रुपये दे दिया, अकाउंट में डाल दिए, लिख दिया। एक दोस्त था, उस मुंबई आया था, तो उसने कहा नुक्कड़ नाटक लिख दे, वापसी की टिकट करा दूंगा। तो वैसे चला गया वापस मुंबई। तो ऐसे लिखता था मैं तो। जी, लेकिन अभी सोचता हूँ कभी कभी अगर मौका लगेगा तो, किसी के लिए लिखने का मौका लगेगा तो लिखूंगा, या अपना काम रिलीज़ करने का मन होगा तो ज़रूर करूँगा। बिल्कुल। अभी क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? एक फिल्म मैंने की है, रिपोर्टिंग लाइव। उस फिल्म में परिणीति चोपड़ा हैं, देवेन भोजानी हैं, और ध्रुव त्रिपाठी एक डायरेक्टर है, उनकी फिल्म है। ओल्ड मॉन्क पिक्चर्स की है फिल्म, और काफ़ी चर्चित, जैसे आदिल हुसैन उसमें काफ़ी बड़ा नाम है, और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो वो फिल्म मैं अभी जस्ट पिछले 2 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले ख़त्म की है, और शायद दिसंबर 2025 तक आएगी वो फिल्म। उसमें भी एक विलन का कैरेक्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साइको विलन का कैरेक्टर है, जो मतलब मुझे लगता है लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। तो वो एक मेन प्रोजेक्ट है। बाकी अभी एक फ़िल्म करके आया हूँ बिहार में, और उसका पता नहीं कब तक आएगी वो। बाकी ऑडिशंस दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और हमारा थोड़ा सा लालच इसमें ये आ रहा है कि आप इतना कुछ लिखते और हमने आपको गाते हुए सुन भी लिया। तो अगर आपको कुछ और याद हो तो एक जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क्स की तरह गा सकते हैं आप हमारे लिए। क्या क्लोजिंग? बस खत्म करने के लिए इंटरव्यू आपके सुरीली आवाज़ पे खत्म करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा गा दीजिए प्लीज़ हमारे लिए, अपना लिखा हुआ, अपना लिखा हुआ ओरिजिनल, राइट। हाँ, एक और गीत है जी। सपनों की झूठी बातें सच मानूं या ना मानूं, वो खुशी लेकर आने वाली है, वो खुशी लेकर आने वाली है। झूमे मन और दिमाग बेचैनी में, होश खोता जोश रहता रगों में, होश खोता जोश रहता रगों में। मैं शांत पड़ा
मौत की गोद में। मैं शांत पड़ा मौत की गोद में। बोसे से जगाती मुझे नींद में, बोसे से जगाती मुझे नींद में। मैं जाग गया मदहोशी में। जर्रे से शहंशाह हुआ उसके ख्याल में। सोचते ही रोए सिहर उठते हैं, सोचते ही रोए सिहर उठते हैं। गर पास हो वो तो कुछ बात और होगी। क्या गर पास हो वो तो कुछ बात और होगी। क्या बात, कुछ बात और होगी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया और जर्रे से शहंशाह बनने का आपका सफ़र यूं ही दमदार तरीके से आगे बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे, आपका करियर ट्रैक करेंगे। आप भी देखते रहिएगा एम बोले तो।